So, hello everyone, we are back with another lecture of Indian economic development. As we have already started, we have finished more than half of the NCRT. Now, we will start with another lecture of Indian economic development, that is rural development. So, in the last lecture, we had learned about what is human resource, what is human capital, and what is human development. So, what is the role of rural development? Now we will see that. We all know that around I think 56% of India's population live in the rural areas, and that is why it makes huge sense that, sorry, this is not 56%, it is around 68%. 68% of India's population live in the rural areas, only 32% of population is urbanized, and so the significant chunk of population lives in the rural area. That's why rural development becomes a key area. So इस lecture में हम क्या, what will be our learning objective? We will try to understand what is meant by rural development and what are the major issues associated with the rural development. Apart from that, sorry. Apart from that, we will try to understand the critical role. We will try to appreciate what is the crucial development of rural areas for India's overall economy. Why it is crucial to develop rural economy, so that we can have a overall economic boost for the Indian economy. Thirdly, we can say that what is the critical role of credit, मतलब loans, and what is the role of marketing system in rural development. लोन्स और मार्केट, इसका रूरल इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है, दैट वी विल स्टडी थ्रू दिस लेक्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी विल ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है? रूरल इकोनॉमी वी नो कि एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, बट अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर इफ़ वी डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर लाइक विथ अलाइड एक्टिविटीज़, अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग करेगा, कोई फिशरीज़ करेगा, या फिर कोई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करेगा, लाइव स्टॉक का, अपार्ट फ्रॉम दैट फूड प्रोसेसिंग करेगा, या फिर कोई एक्वाकल्चर करेगा, या पीसी कल्चर, हनी कल्चर करेगा, तो उससे जो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम आएंगे, उस वजह से फार्मर का इनकम बढ़ेगा. वी विल सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ टू सस्टेन द लाइवलीहुड, हाउ वी कैन एलिवेट द पॉवर्टी ऑफ द रूरल एरियाज, एंड हाउ वी कैन डेवलप देम एज अ मॉडल विलेजेस एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज. सो वी विल सी इन दिस लेक्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी विल also understand the significance of organic farming. Organic farming क्या है, ये concept क्या है, उसका significance क्या है, why it is gaining prominence in the world arena as well as in Indian domestic market, ये सारी concepts हम देखेंगे. So let's get started. So first of all we will have to look at, हमने पॉवर्टी थोड़ा लास्ट लेक्चर में देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स, अगर उसका ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, दैट इन टर्न विल लीड टू पॉवर्टी, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सो मेजॉरिटी ऑफ द पुअर वी नो दैट दे लिव इन अ रूरल एरियाज. ये क्यों रहते हैं, इसका भी रीज़न है, और ये वाइस वर्सा साइकिल है कि पुअर रूरल एरियाज़ में क्यों रहता है एंड रूरल एरियाज़ के पीपल पुअर क्यों है. सो जो पॉवर्टी है जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इसलिए रहती है कि वहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम रहते हैं एंड लेबर प्रोडक्टिविटी कम रहती है. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं रहता है, तो उनका इनकम भी पर कैपिटा बहुत कम रहता है. एंड बिकॉज द रूरल एरियाज़ वी नो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ समवॉट लेस कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़, तो सर्विसेज ज़्यादा चीपली मिल जाती है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज इज़ लेस. दैट्स वाई द पुअर पीपल विल जनरली प्रिफर टू लिव इन अ रूरल एरियाज. बट to break this vicious cycle, if we have to break this vicious cycle, we will have to diversify the production system of the rural economy, so that we can upgrade the standard of living of the rural poor, and they will also have that right to live the life they want to live like the urban people. अर्बन एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ है वो अगर रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करने हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम करना ही पड़ेगा. एंड बिकॉज 68% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरियाज, दैट्स वाई इट बिकम्स अ मेजर इकोनॉमिक गोल ऑफ इंडियाज़ गवर्नमेंट एज वेल एज द प्लानिंग सिस्टम लाइक नीति आयोग. सो महात्मा गांधी जी once said that the real progress of India does not mean simply growth and expansion of industrial urban areas, but mainly the development of villages.
वी ऑल नो दैट गांधी जी का जो सिग्निफिकेंस था वो कॉटेज इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा था, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है, खादी एंड विलेज जो इंडस्ट्रीज़ रहते हैं उनको ज़्यादा डेवलप करना, दैट वाज द गोल ऑफ गांधी जी. दे वांटेड, हम बोलते हैं कि राम राज्य. सो व्हाट वाज गांधी जीज कंसेप्ट ऑफ राम राज्य? ही सेड दैट राम राज्य मतलब ऐसा एक आइडियल राज्य होना चाहिए जहाँ पे लोगों को अपने विलेज के बाहर किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए. देयर हैज़ टू बी अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी फंक्शनिंग इन दैट विलेज. कोऑपरेटिव सेक्टर पे, कोऑपरेटिव बेसिस पे सारे लोग आएंगे, पूल करेंगे खुद का जो भी लैंड है या फिर उसके पास जो भी मनी है, उसमें से कलेक्टिवली रिप्रोड्यूस करेंगे और वो जो भी कलेक्टिवली रिप्रोड्यूस होंगे वो सब में बांट लेंगे, ताकि हर जगह पे खुशहाली रहे, कोई ऊंच नीच का भेद ना हो, कोई गरीब ना रहो, कोई अमीर ना बने, उनके बीच की दूरी बहुत कम रहे. So that was the goal of Gandhi ji. That's why he said that the real economic development of India will happen not by seeing the industrial growth, but by if we have real growth of the villages, then only we can say that India is growing or India is developing. So that was the vision of Gandhi ji, and which is still a vision. We haven't completely achieved that goal of Gandhi ji. Why rural development becomes an important theme? So it is because more than 2/3 of India's population depends on agriculture, and that is yet to become productive enough to provide them. 1/4 of rural India still lives in abject poverty. ये नंबर अभी कम हो चुका है, बट अकॉर्डिंग टू NCERT 1/4 अराउंड 25% ऑफ इंडिया इज़ अंडर पॉवर्टी. जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज़ हुआ था, उसमें गवर्नमेंट में बोला था कि द MDPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी in India is around only 12 or 13%. Only 12 to 13% people are under MDPI. That was the latest report of Government of India. So we will still go by the numbers given by the NCERT that around 1/4 of the India still lives in abject poverty. So ये पॉवर्टी को अगर कम करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, तो द ओनली गोल इज हैज़ टू बी रूरल डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट. सो हमें देखना है what is meant by rural development. So rural development, as suggested, it is a comprehensive term because it is the development, essentially it focuses on the development of areas that are which are essentially lagging behind in overall development of village economy. So that's why it becomes an important goal to have rural development. सो व्हाट इज़ मीन बाय रूरल डेवलपमेंट? सो रूरल डेवलपमेंट का फर्स्ट गोल होता है डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. हमने देखा लास्ट लेक्चर में हाउ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी डेवलप इनटू ह्यूमन कैपिटल, एंड हाउ वंस वी ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल वी कैन यूज दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट. दैट्स वाई द गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज फर्स्ट गोल इज टू डेवलप अ ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल. जैसे कि लिटरेसी, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो हमने कल 5 देखे थे कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म रिसोर्स इनटू कैपिटल. तो इसके 5 जो पॉइंट है, फर्स्ट वाज एजुकेशन, सेकंड वाज हेल्थ, थर्ड वाज माइग्रेशन, फोर्थ वाज ऑन जॉब स्किलिंग एंड फिफ्थ वाज इंफॉर्मेशन शेयरिंग. सो ये 5 पॉइंट है. उसमें से अगर विलेज में हमको रहना है तो एजुकेशन एंड हेल्थ हैज़ टू बी आवर प्रायोरिटी. हमें वहाँ पे अगर लोगों को वहीं के वहीं पे उनका ह्यूमन रिसोर्स टू कैपिटल बनाना है तो एजुकेशन एंड हेल्थ. माइग्रेशन तो काम नहीं करेगा क्योंकि माइग्रेशन रूरल टू अर्बन जाएगा. मोस्टली वी हैव सीन दैट मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेशन हैपन्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. सेकेंडली ऑन जॉब ट्रेनिंग. तो डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मेजरली डोमिनेंट है रूरल एरियाज़ में, कोई ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. तो फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग भी इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा. फर्स्ट वी हैव टू डाइवर्सिफाई, देन वी विल हैव टू गिव ऑन जॉब ट्रेनिंग. एंड लास्टली मार्केट शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दैट कैन हेल्प इन एग्रीकल्चर सेटअप फॉर मार्केटिंग. APMC जो हम रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़, उसके अंडर अगर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगा तो बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा फॉर द फार्मर्स. सो फर्स्ट गोल इज़ टू फर्स्ट डेवलप अ ह्यूमन रिसोर्स. ऐसा ह्यूमन रिसोर्स बनाना कि जो खुद अवेयर रहेगा और दूसरों को भी अवेयर बनाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हमें बीज बोना चाहिए, कैसे हमको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए. ये सारी जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स को हमें डेवलप करना है. सेकंड गोल इज़ लैंड रिफॉर्म्स. वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर दैट कि लैंड रिफॉर्म से कैसे इंटरमीडिएट आ गए थे, ज़मींदार थे, तालुकदार थे, ये मेजॉरिटी ऑफ द लैंड उन्होंने ले लिया था. लेकिन अगर इफ़ वी हैव टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल पुअर एंड रूरल इलाइट्स, जो भी पट्टेदार रहते थे, ज़मींदार,
उनमें से जो डिफरेंस है वो कम करना है तो वी नीड टू हैव लैंड रिफॉर्म्स, हमें लैंड सीलिंग लाना पड़ेगा। लैंड सीलिंग लाने के बाद जिनके पास लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको ज़मीन देना पड़ेगा। सो लैंड रिफॉर्म्स इज़ द आइडियलिस्टिक गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है। जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स किए थे वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थे, लेकिन if we have to have a comprehensive goal about rural development then land reform is a must. Still now it is a must. Thirdly, development of the productive resources of each locality. जो स्पेसिफिक है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ स्कीम लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि जैसे मेरा जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, उसमें जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो प्रोडक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इट इज़ गुआवा, मतलब पेरू, जो पेरू का प्रोडक्शन है वो वहाँ पे होना चाहिए। सो वी नीड टू डेवलप अ प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी। जिस जगह पे जो अच्छे से बन सकता है, अगर कोई रिमोट विलेज है वहाँ पे हनी कल्चर बहुत अच्छे से चल सकता है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे हनी का प्रोडक्शन हो सकता है, तो वी शुड प्रमोट दैट सो दैट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम हैज़ टू हैपन। एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ ना कुछ दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए, बिकॉज एग्री इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर मानसून डिपेंडेंट, मोर एंड मोर इरेटिक। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उतना ज़्यादा इनकम एग्री से नहीं आ रहा है, तो वी नीड टू हैव सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम सो दैट द farmer or the rural poor should not only depend on the agriculture. So that is our third goal, that we need to develop productive resources of each locality. Fourth is infrastructure development. किसी भी एरिया को, किसी भी शहर को, किसी भी विलेज को अगर डेवलप बनाना है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इज़ अ मस्ट। वहाँ पे स्कूल आने चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल आने चाहिए, वहाँ पे कॉलेजेस आने चाहिए, वहाँ पे रोड्स आने चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर टैप वाटर से आना चाहिए। सो अगर ये सब आया तो ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर क्विक रहा तो ही ट्रेड बढ़ेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट। इट हैज़ स्पिल ओवर इफेक्ट इन एवरी डोमेन। इट हैज़ स्पिल ओवर इफेक्ट इन द सोशल अरेना, इट हैज़ स्पिल ओवर इफेक्ट इन द इकोनॉमिक अरेना, इन द लीगल, इन द साइंटिफिक, innovation, in the political arena, every sector, in each sector infrastructure development has its impact. It has a multiplier effect. अगर रास्ता बन गया तो वहाँ से 10 गाड़ियाँ जाएंगी। अगर दिन में एक ही गाड़ी जा रही थी, अच्छा रोड बना तो 10 गाड़ियाँ जाएंगी। 10 गाड़ियाँ जाएंगी तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा, वेस्टेज कम होगा। अगर वेस्टेज कम होगा तो फार्मर को ज़्यादा इनकम मिलेगा। दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ टू बी द गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Apart from that, the special measures for alleviation of poverty. We have seen that कि rural areas में ज़्यादा poverty है. Around 1/4 of the people in poverty are from the rural areas. Secondly, improvement in the living conditions of the weaker sections. जो भी weaker sections है, जैसे फीमेल हो गया या फिर दलित्स हो गया या फिर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन हो गए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट करना, दैट इज़ द गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो दीज आर ऑल 4-5 गोल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको हम एक एक करके देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअलाइज दिस गोल्स। सो ऑल दिस मीन्स दैट पीपल एंगेज इन द फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ वेरियस मीन्स दैट हेल्प देम टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने बोला कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन सिस्टम। एग्री छोड़ के भी बहुत कुछ है जहाँ से अपन पैसा कमा सकते हैं। सो दैट इज़ वी नीड टू डाइवर्सिफाई। सेकेंड इज give opportunities to diversify into various non-farm activities. फार्म रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो फार्म रिलेटेड रह सकता है और नॉन फार्म। तो फार्म रिलेटेड क्या हो सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्स कर लो। अगर आप आज तक सिर्फ गेहूँ या चावल उगा रहे थे तो वहाँ पे दूसरा कुछ तो भी कैश क्रॉप उगा लो, या जैसे हम अभी मिलेट्स को ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं, ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं तो मिलेट्स प्रोड्यूस कर लो, या फिर कॉटन कर लो, जो उस जियोग्राफिकल टोपोग्राफी को अच्छे से सूट करेगा वो प्रोड्यूस कर लो। सो डाइवर्सिफिकेशन हैज़ टू बी देयर, रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स हैज़ टू बी देयर। नॉन फार्मिंग में क्या है कि फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादा इंगेज कर लो, उसके बाद टेक्सटाइल में आ जाओ, जो भी थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग है। प्राइमरी मटेरियल पे ना रुकते हुए सेकेंडरी मटेरियल पे आना चाहिए थोड़ा प्रोसेस करके। सो we need to give opportunities to the farmer or the rural people to diversify into the non-farm productive activities. वो क्यों करना है, बिकॉज वी नीड टू गिव बेटर एंड मोर अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर भी देना है अपने को, उसके साथ साथ सैनिटेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल वो भी देना है। जब हम ये सब करेंगे, हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, हम प्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से बिल्डअप करेंगे, उसके साथ साथ
अगर ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें एजुकेशन और हेल्थ तो लगेगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये सब करना भी क्यों है. वी नो दैट हमने 1991 रिफॉर्म्स पढ़े थे. उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ आवर फोकस शिफ्टेड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर. और जब से हमारा प्राइवेटाइजेशन आ गया तो हमारी पब्लिक सेक्टर की एंगेजमेंट कम हो गई. सो पब्लिक सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज. एंड उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया था. अराउंड 3% तक ये आ गया था. और ये जो 1991 रिफॉर्म्स है दैट वाज द रीज़न फॉर डिसेलरेटिंग इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट. बट इसके वजह से क्या हुआ, द ग्रोथ रेट डिक्रीज. बट उसका रीज़न क्या था कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ द लेबर था. सो ऑल दिस फैक्टर्स अलॉन्ग विद डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट हैज़ लीड टू ग्रोइंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस, जो कि फार्मर्स के अगेंस्ट चल रहा था. फार्मर्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आ चुका था, उनका इनकम स्टैग्नेट हो चुका था. एंड दैट हैज़ लेड टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस. फिर बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड, बहुत ज़्यादा डेप ट्रैप था, डेप सस्टेनेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लोन ले रहे थे लेकिन वो रिपेमेंट नहीं हो रहा था. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स वेयर एसोसिएटेड विद द एग्रेरियन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो गवर्नमेंट में एक सोचा कि इफ़ वी हैव टू, हमें अगर एग्रीकल्चर की कंडीशन सुधारनी है तो वी नीड टू डू समथिंग सो दैट एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा और इंटर्न रूरल डेवलपमेंट होगा. तो गवर्नमेंट में क्या किया, सबसे डिपेंडेंट एरिया क्या था जो फार्मर्स को सबसे ज़्यादा लग रहा था, वो था कि क्रेडिट मतलब लोन. और दूसरा था कि उनको जो भी प्रोड्यूस बना रहे थे उसको मार्केट करने के लिए अच्छा प्लेस, रेडीमेड प्लेस ला के देना. सो अगर आपको प्रोडक्शन निकालना है फार्म से तो आपको यू नीड इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रहना ही चाहिए. जो भी सीड्स है, हाई क्वालिटी सीड्स, हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, देन अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू डू सम पेस्टिसाइड स्प्रेइंग. सो उसके लिए कैपिटल लगता है. और ये कैपिटल कहाँ से आएगा, नहीं था फार्मर्स के पास. सो दे यूज टू गो टू मनी लेंडर्स, उनसे लेते थे. उनसे लोन लेने के बाद एक्सॉर्बिटेंट रेट पे लेते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लेते थे. एंड इंटरेस्ट रेट ऑल्सो यूज टू बी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट. सो जो भी लेते थे उसका रिपेमेंट तो हो नहीं पाता था और नया इंटरेस्ट रेट आ जाता था. सो द फार्मर वॉज एंगेजिंग इन अ कंप्लीट डेप ट्रैप कि जितना वो लेता था उससे ज़्यादा उसको रिटर्न करना पड़ रहा था. जितना वो मतलब अभी आज अगर बीज बोने हैं तो इसका जो फ्रूट आएगा वो मे बी 6 महीने बाद 8 महीने बाद आएगा. तो आज बोने के लिए पैसे चाहिए. तो आज अगर उसने 100 रुपये ले लिए और 100 रुपये लेके उसने धान बो दिया तो उसका जो फ्रूट मिलेगा आफ्टर 8 मंथ्स, सपोज उसको 1000 रुपीज़ मिल गए, लेकिन तब तक इसने जो 100 रुपये लिए थे इसका ब्याज ही 900 रुपये हो जाएगा. तो 900 रुपये हो गए और ही हैज़ टू रिपे 1000 रुपीज़. तो उसके बाद बचेगा भी कुछ नहीं. तो मतलब वो एग्रीकल्चर तो कर रहा था लेकिन उसकी कंडीशन ही इंप्रूव नहीं हो रही थी. तो गवर्नमेंट ने ये सेंस किया कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज द इनफॉर्मल मनी लेंडर्स आर चार्जिंग मोर एंड मोर एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट दिस इज़ द एरिया वेयर वी नीड टू स्टेप इन. हमें अंदर आना चाहिए बिकॉज आवर फार्मर नीड्स अस. सो यही है, मनी लेंडर्स हैड हाई इंटरेस्ट रेट एंड मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स. जो अकाउंट्स है वो भी, फार्मर तो इलिटरेट थे, उनको इतना ज़्यादा समझता नहीं था. सो मनी लेंडर्स यूज टू मैनिपुलेट द अकाउंट. 100 रुपये की जगह पे 200 रुपये दिखा देते थे. एंड दैट्स वाई बहुत ज़्यादा डेप ट्रैप चल रहा था. फार्मर वॉज एंगेजिंग इन अ कंटिन्यूस डेप ट्रैप. उसके बाद खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं था. सो इन 1969 गवर्नमेंट रियलाइज दिस गोल एंड दे हैड कम अप विथ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया था. एंड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच लिया था गवर्नमेंट में कि बैंक्स वेयर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. एंड उसके थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आया था कि कौन से सेक्टर को हमें प्रायोरिटी बेसिस पे लोन देना है. तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को आई थिंक अराउंड 11% ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लोन हैज़ टू गो थ्रू एग्रीकल्चर, ऐसा एक क्लॉज लाया था. उसमें भी स्मॉल एंड माइक्रो फार्मर्स को जाना चाहिए, लार्ज फार्मर्स को नहीं जाना चाहिए. सो गवर्नमेंट हैज़ कैप्ड दैट, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज लाए थे सो दैट इट विल हेल्प
द रूरल पुअर एंड एग्रीकल्चरल स्मॉल लैंड होल्डर्स टू गेट क्रेडिट एट नॉमिनल कॉस्ट, और उनके पास अगर क्रेडिट दिया तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और खुद के लिए कुछ बचा पाएंगे. सो दैट वाज द गोल बिहाइंड नेशनलाइजेशन. ये जो सोशल बैंकिंग चालू किया था, दैट वाज द गोल. वो कैसे किया था वही हम देखेंगे. सो गवर्नमेंट में ये सारे जो भी है, फार्मिंग को देना, रूरल डेवलपमेंट को देना, इसके लिए कोई ना कोई एक अपेक्स बॉडी चाहिए उसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए. सो नाबार्ड वाज सेटअप, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982 एज एन अपेक्स बॉडी. ये सारा रेगुलेट करती थी कि रूरल एरियाज़ में जो भी फाइनेंस देना है वो कैसे देना है. ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने देखा था कि हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ इम्पैक्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर, कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था लेकिन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इनपुट भी बढ़ गया था बिकॉज ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज़, देन हर्बिसाइड्स, देन पेस्टिसाइड्स, देन वाटर इरीगेशन. सो उसके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था. सो दैट्स वाई नाबार्ड केम इन, सो दैट इट कैन प्रोवाइड credit to the rural agriculture people. So diversification of the portfolio of rural credit towards production oriented lending. जो भी हम क्रेडिट दे रहे हैं उसके पीछे का गोल यही था कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चर में से जो भी प्रोडक्शन आ रहा है उसको बढ़ाना है. सो जो रूरल बैंकिंग का सेटअप है वो सेटअप कैसा है वो हमें देखना है. रूरल बैंकिंग में नियरली 3 to 4 मेजर प्लेयर्स है. फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स, जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है. आरबीआई एक्ट जो रहता है 1934 का, उसके अंडर जो बैंक्स का नेम मेंशन है उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर रीजनल रूरल बैंक्स, देन देयर आर कोऑपरेटिव बैंक्स, देन देयर आर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक. इसका जो भी डिफरेंस है वो हम अगले मतलब जब हम मनी बैंकिंग पढ़ेंगे उसमें सारा ये आ जाएगा. लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि ये डिफरेंट बैंक्स का काम यही था कि दे नीड टू प्रोवाइड लोन टू द एग्रीकल्चरल्स, फार्मर्स को इन्हें लोन देना है. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग. इसमें मल्टी एजेंसी अप्रोच लिया था जिसमें कमर्शियल बैंक्स थे, आरआरबी थे, कोऑपरेटिव्स थे, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स थे. थ्रू देम दे यूज टू गेट, दे हैड वन गोल दैट दे शुड प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट फिर एक माइक्रो फाइनेंसिंग वाली कंसेप्ट लाई थी. माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब क्या है कि सपोज जो छोटा फार्मर है जिसके पास एक एकड़ ही ज़मीन है, तो उसको 10 लाख 15 लाख का लोन की ज़रूरत ही नहीं है. उसको हार्डली 1 लाख लोन लगेगा या 1.5 लाख, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी. मे बी 50,000 भी रह सकती है. तो उसको किसी फॉर्मल चैनल में एकदम बैंक के पास जाके बहुत ज़्यादा झंझट, पेपर वर्क करने, कोई कोलैटरल रखना चाहिए. इतने ज़्यादा झंझट करने से अच्छा है इफ़ वी कैन कम अप विथ सम स्कीम लाइक देयर हैज़ टू बी some vigilance, but at the same time we can give paperless or in very simplified procedure a loan to that farmer. So that loan amount it is called as microfinancing, जो कि up to certain limit रहता है, मे बी 50,000 या फिर 1 लाख. तो माइक्रोफाइनेंसिंग की एक कंसेप्ट आई थी. उसके अंडर एक और कंसेप्ट आई थी, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अराउंड 20 और मोर, मे बी मेल और फीमेल्स ही मेजॉरिटी ऑफ द रहते हैं, कि वो खुद कलेक्ट होके एक जगह पे आते हैं, खुद वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर द वो जो भी कंट्रीब्यूशन है. सपोज 500 रुपये एक दे रही है वुमेन, तो 20 लोग जमा करेंगे अपने पैसे, और जो भी पूल होगा, जितने भी पैसे जमा होंगे वो किसी एक को देंगे जिसको सबसे ज़्यादा नीड होंगी. तो वो पैसे यूज़ करेगा, उस पर मे बी थोड़ा इंटरेस्ट जो भी रहेगा 2% 4% वो देगा, या फिर 0 इंटरेस्ट रेट पे भी रह सकता है, वो यूज़ कर लेगा. नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट मंथ में वो कुछ तो भी ऐसे जमा करेंगे. अगर दूसरे किसी को नीडी को ज़रूरत होंगी तो उसको देंगे. ये जो बंदा है जिसने पहले पैसे लिए थे वो थोड़ा थोड़ा करके रीपे करते रहेगा. सो सपोज समझ लो कि एक छोटी बैंक ही बना लेना है कि सबसे जमा करना, जो भी डिपॉजिट आ रहे हैं डिपॉजिट जमा करना, उसके बाद ये पूल्ड एसएचजी हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और यहाँ से फिर लेंडिंग करना, जिनको ज़रूरत है उनको लेंड करना है एट वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और 0 इंटरेस्ट रेट. और जो भी फिर ये जो लेंडर है जिसने लिया था वो थोड़ा थोड़ा रिपे करेगा, फिर वो फिर से दूसरे लेंडर को जाएगा. सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट्स थ्रिफ्ट इन द स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर. थ्रिफ्ट मतलब थोड़ा सेविंग करने वाली कंसेप्ट, कि सेव करते रहना है, और जो सेविंग सेविंग करते करते जिसको ज़्यादा ज़रूरत रहेंगी उसको उस दिन देने का. To promote self-help group, government has come up with community investment support fund. इसके थ्रू
बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देने लग गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, बहुत ज़्यादा वी कैन से दैट देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कीम जो कि सब्सिडी बेसिस पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देती है। वी नो बचत गट जो हमारे यहाँ पे रहता है, हम वहाँ से जो भी लेडीज़ रहते हैं वो सब्सिडी पे कुछ तो भी लेते हैं। समझो सीविंग मशीन लेना है वो लेंगे, फिर वो सिलाई बुनाई का कुछ ना कुछ व्यापार चालू करेंगे या फिर बिजनेस चालू करेंगे छोटा। सो दैट द ओनली एम इज़ दैट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द income of the women or the agricultural farming system. ये जो भी माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स थे इसका सबसे ज़्यादा हेल्प होता है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। सो वुमेन का एम्पावरमेंट करने के बाद ही वुमेन का एम्पावरमेंट दैट इज़ द गोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। और हम बहुत ज़्यादा, हमारा गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रहा है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर एक्टिविटीज़। वी नो दैट NGO एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बैकबोन ऑफ वी कैन से दैट रूरल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज़ द क्रिटिकल, इफ़ वी लुक एट रूरल बैंकिंग देन उसका अगर क्रिटिकल अप्रेजल करना है कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है, कितना ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ करने की, सो वी विल लुक अबाउट दैट। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत है लेकिन बहुत सारे लैक्यूनेस भी है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इसमें से एक फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम बन गया है कि अगर फार्मर या फिर किसी वुमेन को लोन लेना है तो दे कैन अप्रोच द बैंक और द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो एक इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट मिलेगा, वो जो क्रेडिट मिलेगा शी कैन यूज़ फॉर और ही और शी कैन यूज़ फॉर हिज एग्रीकल्चर और एनी अदर एक्टिविटीज़। और उसको एक नॉमिनल या जो भी मार्केट का इंटरेस्ट रेट है उस पर मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेंगे जैसे मनी लेंडर चार्ज कर रहा था। मनी लेंडर यूज टू चार्ज एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट अलॉन्ग विद दैट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लगाता था वो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेप्ट ट्रैप होने लग गया था। बट थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट हमने क्या किया कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर दिया था हाउ वी कैन गिव क्रेडिट टू द रूरल पुअर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो क्रेडिट था इसकी वजह से एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लग गई, तो प्रोडक्शन अच्छे से आने लग गया, तो एक फूड सिक्योरिटी आने लग गई कि फेमाइंस वगैरह जो हम पहले देखते थे कि यार बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गया और बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, अब हम ऐसा देखते नहीं है। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि लॉकडाउन आ गया था लेकिन वी हैव मैनेज दैट प्रिटी वेल। बहुत ज़्यादा माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मैनेज्ड इट क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा हुआ नहीं कि भूखे मर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज दैट माइट बी सम इनकन्वीनियंस बट फूड सिक्योरिटी वॉज नॉट द इशू ड्यूरिंग कोविड एज वेल। सो famines have become events of the past. Food security has been there. Along with that we can say that the infrastructure of the rural areas is quite developing and progressing, maybe slowly but it is progressing. But what are the lacunae with the rural credit system? इससे क्या हो गया कि अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैज फेल्ड टू डेवलप कल्चरल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। वी कैन से दैट हमने जो एग्रीकल्चर में से हमने बोला कि जो भी गवर्नमेंट बैंक्स है या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है या रीजनल रूरल बैंक्स है वो लेंड तो कर रहे हैं लोन, लेकिन डिपॉजिट वापस जो भी लोन दिया है उसका रिकवरी इतना अच्छे से नहीं है। दैट्स वाई NPAs आर मोर एंड मोर। हमने देखा होगा कि बहुत बार हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लोन वेवर की बातें करते हैं कि लोन वेव करना है, बिकॉज एग्रीकल्चर हर बार डिस्ट्रेस में ही चलता है। एंड एक आदत सी गिर गई है फार्मर्स को भी कि उनको लगता है कि यार चलो लोन ले लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर लोन रिपे नहीं किया तो उसको वैसे भी गवर्नमेंट तो लोन वेवर देने ही वाला है। सो एक हैबिट भी बन चुकी है
दिस इज़ बहुत लोग ऐसे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जो लोन वेवर देते हैं दैट इज़ नॉट अ गुड वे. उसके वजह हमने वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर, वी नीड टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सो दैट उसका कुछ तो भी सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को. वरना सबको सब्सिडी या फिर लोन वेवर की आदत गिर जाएंगी एंड दे विल बिकम लेजी इनफ, लेजी फॉर वर्किंग हार्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं हुआ. जितना डिपॉजिट आता था उतना हम लोन कर. बैंकिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म करती है, जो आया है सप्लाई, जो भी सेविंग्स आए हैं उसको बैंक में लेना है, उसको हम किसी को भी लेंड करेंगे, इस पर हम एक इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और यही इंटरेस्ट रेट से जो भी प्रॉफिट मिलेगा हम इसके एक्सपांशन में या अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे. लेकिन सेविंग्स आ रही है उसको हम बैंक में ला रहे हैं, वहाँ से हम लेंड कर रहे हैं और ये जो लेंडिंग है वो वापस रिकवरी नहीं हो रही है. रिकवरी नहीं हो रही है क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं लोन्स. तो अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हो गए तो ये जो प्रॉफिट है फ्रॉम इंटरेस्ट रेट दैट विल नॉट बी जनरेटेड. अगर प्रॉफिट ही जनरेट नहीं होगा तो कैसे एक्सपांशन होगा रूरल क्रेडिट का. सो दैट इज़ द रीज़न कि जितना ज़्यादा ये लेंडिंग की प्रोसेस चलेगी ना, जितना ज़्यादा पैसा घूमेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा. उसको बोलते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ द मनी. बट रूरल एरियाज़ में यही प्रॉब्लम है कि डिपॉजिट का मोबिलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द डिफ़ॉल्ट रेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ये बढ़ाने के लिए कि एग्रीकल्चर जो भी या रूरल पीपल है उनका बहुत ज़्यादा फॉर्मल बैंकिंग के साथ कॉन्टैक्ट आना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विद डिफरेंट स्कीम. वन स्कीम इज़ लाइक जनधन योजना. इसके अंडर गवर्नमेंट में सबको 1 to 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया है एज वेल एज 10,000 का ओवरड्राफ्ट दिया है. तो ये ओवरड्राफ्ट क्या है कि आपके अकाउंट में अगर ज़ीरो पैसा भी रहा, ज़ीरो बैलेंस भी रहा, फिर भी आप 10,000 तक लोन ले सकते हो फ्रॉम योर अकाउंट. वो आपको रिपे करना पड़ेगा, फिर जो भी टाइम लिमिट दिया होगा उसमें आपको रिपे करना पड़ेगा. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट. Along with that, through Jandan account, you can get your wages if you are working under the नरेगा scheme or different social insurance scheme, old age pension scheme. और ये जो सारे अकाउंट है you can maintain your जनधन account even at ज़ीरो बैलेंस वाले रहते हैं. ज़ीरो बैलेंस पे भी आप जनधन अकाउंट रख सकते हो. नहीं तो कैसे है, मिनिमम 500 रुपये 700 रुपये ये रिक्वायरमेंट रहता है बैंक का. उसके अगर नीचे आपका बैलेंस गया है तो दे विल चार्ज यू और पिनलाइज यू. सो दैट इज़ नॉट द केस विद जनधन PM जनधन अकाउंट. और ये स्कीम क्यों लाया था, बिकॉज वी वांटेड फॉर्मलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम टू द लास्ट माइल. जो भी आखिरी वाला बंदा होगा उसके पास भी बैंक का अकाउंट होना चाहिए, सो दैट ही कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम थ्रू द फॉर्मल सिस्टम. ही कैन अवेल द लोन्स थ्रू द फॉर्मल सिस्टम एंड ही विल नॉट बी exploited by the informal money lenders. So that was the goal of Jandan Yojana. So that is rural banking system and its critical appraisal. Now we will look at second is agricultural market system. Agriculture के market कैसा चलता है. So agriculture marketing मतलब क्या है. Marketing it is a process कि जो हम बोलते हैं कि from farm to fork, मतलब खेत से आपके चमचे तक जो जिससे आप खाते हो वहाँ तक जो प्रोसेस चलता है फ्रॉम फार्म टू फोर्क, इसको ये सारे इसको कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, जो भी प्रोड्यूस बना उसको लाना साथ में, देन स्टोरेज उसको स्टोर करना, देन उसको प्रोसेस करना, मे बी अगर जो भी गेहूँ है गेहूँ से आटा बनाना, देन ट्रांसपोर्ट. ये जो आटा बना है इसको जहाँ पे लेके जाना है, समझो आटा पंजाब में बना है और इसकी रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में से पंजाब में से महाराष्ट्र में लाना, देन उसको पैकेज करना अच्छे से, उसको ग्रेडिंग करना उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ये सुपीरियर है या इन्फीरियर है, उसको ग्रेडिंग करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. फिर समझो महाराष्ट्र में से पंजाब से महाराष्ट्र में आटा लाया तो इसको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से विलेज में, कौन कौन से गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो ये सारी जो डिफरेंट प्रोसेसेस है ये क्यूमुलेटिवली मेक्स एन एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम. सो प्रायर टू इंडिपेंडेंस कैसे चलता था. प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऐसा था कि एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सिस्टम थी, कोई कैसे भी करता था, एक फॉर्मल यूनिफॉर्म सेटअप नहीं था. अलॉन्ग विद दैट फॉल्टी वेइंग मशीन्स थे. मशीन के नीचे आपने देखा होगा कि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि हमारे यहाँ पे पहले ऐसा था कि जो दुकानदार है वो जो वेट है उसको नीचे से कुछ तो भी दगड़ लगा देगा सो दैट इट कैन वे मोर. सो ज़्यादा वे करेगा तो उसका कम देना पड़ेगा. सो ये फॉल्टी वेइंग सिस्टम थी पहले. फिर SI सिस्टम्स आ गए. फिर SI आने के बाद अभी हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके अंडर यूनिफॉर्मलाइजेशन ऑफ वेट्स हो गया.
बहुत ज़्यादा उसका रिपीटेडली चेकिंग होता है कि वेट्स यूनिफॉर्म है या नहीं है। देन अलॉन्ग विद दैट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता था, पहले डिजिटल अकाउंट नहीं थे, बही खाते में लिखा जाता था, वो बही खाते के पेजेस इधर उधर हो गए, या फिर इलिटरेट था पॉपुलेशन भी, जो भी जनता थी वो भी ज़्यादा इलिटरेट नहीं थी, तो जो शॉपकीपर है या फिर जो साहूकार है, जो मनी लेंडर है, वो मैनिपुलेट करता था अकाउंट। सो दैट वाज द केस प्रायर टू इंडिपेंडेंस। लेकिन अलॉन्ग विद दैट इन द मार्केट ऑल्सो इनफॉर्मल मार्केट रहता था, तो बहुत ज़्यादा जो भी, बिकॉज मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, कैसे चल रहा है, ये फार्मर्स को पता नहीं रहता था, तो उनसे बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पे भी सेलिंग हो जाती थी। जो बीच वाले इंटरमीडिएरी रहते थे वो उनको फोर्सफुली सेल करने को बोलते थे। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, तो अगर समझो अनियन निकला है मार्केट, अनियन खेत में से निकला है, तो उसको ज़्यादा देर स्टोर करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो उसको जितना भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में उस पर बेच देना पड़ता था। अभी वेयर हाउसेस आ गए, तो फार्मर कैन एटलीस्ट स्टोर फॉर समझो 15 डेज 10 डेज और 1 मंथ। जब तक अच्छा प्राइस आएगा तब तक वो स्टोर कर सकता है, जिस दिन अच्छा प्राइस आने लग गया मार्केट में ही कैन सेल। So that was the case. Even today we can say that more than 10% of the goods produced in farms are wasted because of lack of storage. स्टोरेज का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेस के प्रॉब्लम्स है। वेयर हाउसेस में हमारा कैपेसिटी उतना नहीं है। अलॉन्ग विद दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है कि वो वेयर हाउस में लेके जाए। इतना ज़्यादा हमारे पास कूलिंग सिस्टम नहीं है, या फिर क्या बोलेंगे हम, एडवांस सिस्टम नहीं है फॉर स्टोरेज। दैट्स वाई अराउंड 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चर आर स्टिल वेस्टेड। दैट इज़ थ्रू वी नीड टू हैव सम वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ सो दैट वी कैन रिड्यूस दिस वेस्टेज। जितना ज़्यादा हम प्रोसेसिंग करेंगे, फूड प्रोसेसिंग पे हमने जितना फोकस किया, उतना ज़्यादा हमारा शेल्फ लाइफ बढ़ेगा उस प्रोड्यूस का, एंड वेस्टेज विल बी रिड्यूस। सो ये जो भी प्रॉब्लम्स थे, अगर इसको करेक्ट करना है तो गवर्नमेंट का एक ओवरसाइट चाहिए ही, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आप एग्रीकल्चर नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज 68% ऑफ द अराउंड 68% लिव्स इन द रूरल एरियाज एंड स्टिल अराउंड 45-46% इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। सो गवर्नमेंट नीड्स सम रेगुलेशन ऑन द मार्केटिंग सिस्टम। सो गवर्नमेंट ने मार्केट को रेगुलेट कैसे किया? टू क्रिएट एन ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग सिस्टम, उसके लिए गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना चालू कर दिया था। बट गवर्नमेंट में इंटरफेयर करने के बाद भी अभी स्टिल वी नीड अराउंड 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स एज रेगुलेटेड मार्केट प्लेस टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल। हमारे जो भी मार्केट, आपने देखा होगा कि हफ्ते में एक बार कहीं तो भी मंडी भरती है, तो मंडी को अभी भी हमको एक ऐसी रेगुलर मंडी बनाने के लिए 27,000 मंडियों की रिक्वायरमेंट है। हफ्ते में एक बार मंडी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कंटिन्यूस मंडी बनाने की ज़रूरत है। सेकंड कंपोनेंट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मंडी चलानी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, रोड्स लगेंगे, पोर्ट्स लगेंगे, गोडाउन लगेगा, रेलवे लगेगी, वेयर हाउस लगेगा, पैकिंग मटेरियल लगेगा, कोल्ड स्टोरेज लगेगा। सो दिस ऑल इज़ रिक्वायरमेंट अगर हमें अच्छा मार्केटिंग सिस्टम बनाना है। थर्ड इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर हमें लगेगा टू रियलाइज फेयर प्राइसेस फॉर द फार्मर्स। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में हमने, जैसे अमूल का एग्जांपल लेते हैं हम, अमूल वाज अ कोऑपरेटिव सेक्टर गुजरात में डेयरी प्रोडक्शन का। सो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या रहता है, जो सारे मेंबर्स है दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स, वही प्राइस डिटरमाइन करेंगे और एक लॉबिंग बनेगा उनका, प्रेशर ग्रुप जैसा काम करता है कोऑपरेटिव सेक्टर। अगर बहुत ज़्यादा साथ में आएंगे तो दे कैन लॉबी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द फेयर प्राइस इन द मार्केट। वो जो खुद का प्राइस जितना लगेगा, जितना एक्चुअलाइज प्राइस होगा उतना ज़्यादा वो मांग सकते हैं मार्केट से, इफ़ दे आर यूनाइटेड इनफ। सो कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज नीडेड फॉर रियलाइजिंग द फेयर प्राइसेस। वी नो द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स लाइक अमूल इन गुजरात। सो कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड सेटबैक। कोऑपरेटिव्स को बहुत ज़्यादा हमने ड्यूरिंग ऑपरेशन फ्लड जब चल रहा था तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसको सेटबैक भी मिला है कोऑपरेटिव्स को। क्यों मिला है कि उसके मैनेजमेंट इतना इफिशिएंट नहीं था। इन द रिसेंट पार्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर, बहुत ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। सेकंड इज लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिंकेज बिटवीन मार्केटिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स, उसमें ज़्यादा लिंकेजेस नहीं था, मार्केट में क्या चल रहा था और कोऑपरेटिव्स क्या प्रोसेस कर रहे थे। अलॉन्ग विद दैट इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने देखा है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स बहुत बार हुआ है कि इलेक्शन ही नहीं होते, अगर इलेक्शन भी हो गए तो घर के घर में ही रहता है, बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म चलता है, उसकी वजह से फिर लेंडिंग जो भी चलेगा वो इनएफिशिएंटली होता है। अगर मैं कोऑपरेटिव का चेयरमैन हूँ तो मैं मेरे किसी रिश्तेदार को ही लोन दूंगा। सो इनएफिशिएंसी बिल्ड इन, इट क्रिप्स इन।
और जो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है वो चलता रहता है. सो दैट्स वाई इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर डाउनफॉल ऑफ द कोऑपरेटिव्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, the fourth element which needs to be realized in the marketing system is policy structure. कि हमें डिफरेंट पॉलिसीज़ लाना पड़ेगा. जैसे कि हमारी पहली पॉलिसी है मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. जो MSP हम 22 क्रॉप्स पे हम नोटिफाई करते हैं, उनको हम मिनिमम अश्योरेंस देते हैं ताकि गवर्नमेंट को. व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सोइंग के पहले हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दें कि अगर हमें सपोज़ गेहूँ बो रहे हैं तो उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले ही आएगा कि आपका जो प्रोड्यूस आएगा उसको हम 2000 रुपये पर क्विंटल लेंगे. सो फार्मर कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि हमें 2000 रुपये मिलेंगे जब हमारा प्रोड्यूस आएगा, मिनिमम 2000 मिलेंगे. तो 2000 में हमें ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, इससे हमारा कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. अगर हमने सपोज़ दूसरा कुछ लगाया, राइस लगाया, और राइस में हमें 2500 मिल रहा है, तो वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइस, वीट को कल्टीवेट नहीं करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर गेट्स एन इन्फॉर्म डिसीजन कि क्या बोना है, क्या उसमें से लेना है फार्म से. सेकंड इज बफर स्टॉक. जितना ज़्यादा बफर स्टॉक हम रखेंगे उतना ज़्यादा फूड सिक्योरिटी रहेगा, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा मार्केट में. थ्रू बफर स्टॉक वी डिस्ट्रीब्यूट दिस बफर स्टॉक थ्रू PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. ये जो भी एक्ट है इसके अंडर हम जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है या फिर जो भी पुअरेस्ट ऑफ द 37% ऑफ दिस इंडिया है, उन्हें हम फ्री में, मतलब एकदम नॉमिनल प्राइस में 1 रुपये में गेहूँ, 2 रुपये में चावल, 3 रुपये में पल्सेस पर केजी, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जितना भी ग्रेन लगेगा वो कहाँ से आता है, तो हम इसके लिए एक बफर स्टॉक रखते हैं कि अगर कोई कल फेमाइन आएगा या फिर कोई कोविड जैसा प्रॉब्लम आया या फिर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ही स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ द इरेटिक नेचर ऑफ मानसून. सो हमें एक बफर चाहिए कि जो हमारे जो भी PDS वाले पॉपुलेशन है, जो गरीब जनता है, उनको हम सप्लाई कर सकते हैं. सो these are all policy instruments which are important in agriculture marketing system. Apart from that, there are many alternative marketing channels which are emerging now. So alternative में क्या है? पहला जो ट्रेडिशनल हमने बोला कि फार्म टू फोर्क, इसमें फार्मर प्रोड्यूस करेगा, वो जाएगा तुम्हारे मार्केट में, मंडी में लेके जाएगा, मंडी में उसको बेचा जाएगा, मंडी से वो फिर जाएगा रिटेलर के पास, होलसेलर के पास से जाएगा और रिटेलर के पास, और रिटेलर से पास जाएगा वो कस्टमर के पास. सो ये सारी लंबी चेन है, फ्रॉम फार्मर टू मार्केट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर. तो इसमें क्या है, हर एक जन जो भी है वो अपना कमीशन करेगा. सो अगर ये फार्मर 10 रुपये का बेचने वाला है आलू, 10 रुपये का आलू अगर उसने बेचा 10 रुपये पर केजी, तो ये कंज्यूमर तक पहुँचते मे बी 20 रुपये का होगा या फिर 25 रुपये पर केजी का होगा. इतना सारा बीच में कमीशन जाएगा. अगर हमने ये सारे स्टेजेस कट कर दिए और डायरेक्ट फार्म, ये सारे स्टेजेस कट करके हमने अगर फार्मर टू डायरेक्ट कंज्यूमर दिया, तो 10 रुपये का इसने जो देने वाला था, जो कि इधर 25 रुपये में गिर रहा था, ही कैन चार्ज 15 रुपीज़. 15 रुपये में दिया तो इसको भी अच्छी प्राइस मिलेगी और कंज्यूमर को भी सस्ते में मिलेगा. सो ये जो बीच वाला इंटरमीडिएटरीज है ये कट करना है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टली सेल. सो इट हैज़ बीन रियलाइज दैट फार्मर ने अगर डायरेक्टली सेल किया तो इट इंक्रीजेज देयर इनकम और कंज्यूमर्स को भी बहुत ज़्यादा इफिशिएंट प्राइसिंग पे मिलता है. सो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे कि अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हड़पसर मंडी इन पुणे में हड़पसर मंडी बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ फार्मर्स अपना प्रोड्यूस लाते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, रैतू बाजार इन आंध्र प्रदेश, उजावर संधीज इन तमिलनाडु. सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम फार्मर टू द कंज्यूमर. अपार्ट फ्रॉम दैट, देन देयर इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या कंसेप्ट है? जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है या फिर फास्ट फूड चेन ब्रांचेस है, जैसे कि सपोज लो लेज़ है,
सो लेज को एक चिप्स बनाने के लिए आलू की ज़रूरत है, तो उनको एक सेम क्वालिटी के सेम ग्रेडियंट के आलू लगेंगे, सो दैट दे कैन हैव यूनिफॉर्म साइज ऑफ द चिप्स। एक कौन से साइज़ में चाहिए, कौन सा चाहिए, कौन से क्वालिटी का चाहिए आलू, सो ये सारा उनका डिपेंडेंट रहता है। तो वॉट द कंपनी डज, इट डायरेक्टली एंगेजेस विद द फार्मर्स, सिलेक्ट फार्मर्स के साथ एंगेज करेगी, उनको बोलेंगे कि सारे सीड्स हम देंगे, सारे फर्टिलाइजर्स हम देंगे, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम देंगे, लेकिन इस एनवायरनमेंट कंडीशन में, इस टोपोग्राफी में आपको ऐसे ऐसे वेराइटी के आलू बोना पड़ेगा और उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एंड वॉट एवर प्रोड्यूस यू विल, जितना भी प्रोड्यूस बनेगा वो सारा हम ले लेंगे। सो बिफोर सोइंग दे कम इन टू द एग्रीमेंट विद द फार्मर्स, द कंपनी एंड द फार्मर्स, so that all the sowing and whatever all the production will be, that will be procured by the company। ये प्री एग्रीमेंट जो होता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सो दैट इज़ एन इमर्जिंग फील्ड। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, डिजायर्ड इट हेल्प्स देम टू कल्टिवेट द फार्म प्रोडक्ट्स of the desired quality by providing them not only seeds and other input but also assured procurement। assured procurement रहता है कि जितना भी आपका प्रोड्यूस रहेगा वो सारा हम खरीद लेंगे of the produce at the predetermined prices and even prices are also determined। so it's a win-win situation in a idealistic condition। अगर फार्मर को अश्योरेंस मिल रहा है कि तुम इतना प्रोड्यूस कर लो, इसका इतना हम इतना प्राइस देंगे, तो फार्मर भी एक अश्योर्ड रहता है कि हमें इतना इतना इनकम आने वाला है। सेकेंडली कंपनी को एक डिजायर्ड क्वालिटी का प्रोड्यूस भी मिलेगा। सो विन विन सिचुएशन है इन द आइडियलिस्टिक सिनारियो। बट समटाइम्स कंपनीज एंटर इनटू द, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लीगल रिसोर्सेस रहते हैं, तो वो मैनिपुलेट करते हैं प्राइसिंग, और फार्मर के पास इतना ज़्यादा से नहीं रहता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं रहते हैं। तो देयर आर केसेस की कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी करती है। सो इसका पॉजिटिव क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क फॉर द फार्मर्स एंड वुड ऑल्सो एक्सपांड द मार्केट्स फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। कि जो रेगुलर है वो नहीं, वो प्रोडक्शन नहीं लेते हुए कुछ डिफरेंट करेंगे, और डिफरेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ब्रॉड बाय द कंपनी, कंपनी टेक्नोलॉजी देंगी, एक्सपर्टीज नॉलेज देंगे, एक्सटेंशन सर्विसेज देंगे। दैट्स वाई फार्मर कैन टेक दैट रिस्क कि हाँ चलो मैं ये प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन इन अ आइडियलिस्टिक कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए 2020 में गवर्नमेंट ने 3 बिल्स लाए के, उसको फार्म लॉज बोला जाता था। उसके पीछे बहुत ज़्यादा फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, फिर दोज बिल हैज़ बीन विड्रॉन, उसको विड्रॉन कर लिया था। लेकिन ये बिल्स क्या थे, ये इसके पॉजिटिव्स क्या थे, क्या लैक्यूनस थे, व्हाट आर द कंटेजियस पॉइंट कि उसके वजह से उसको वापस लेना पड़ा, दैट इज़ अ होमवर्क फॉर यू। आपको गूगल करना है और गूगल में 2-4 आर्टिकल अच्छे से रीड करके इसका एनालिसिस करना है। इसका एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। So next is for rural development, our goal was to have diversification of the productive activities। जो भी प्रोडक्शन वाले एक्टिविटीज़ रहते थे हमारे एग्रीकल्चर के, उसको डाइवर्सिफाई करना है, सो दैट वी कैन सिक्योर एग्रीकल्चरल इनकम, और जो रूरल पॉपुलेशन है उनका इनकम सिक्योर कर सकते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड 2 एस्पेक्ट्स। वी कैन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे मैंने पहले भी बोला, डाइवर्सिफिकेशन कैन हैपन लाइक फार्मिंग सेक्टर में और नॉन फार्म सेक्टर में। सो फार्मिंग सेक्टर में क्या है, हमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं कि अब तक जो लेते हैं वो छोड़ के कोई जो बेटर यील्डिंग है, हॉर्टिकल्चर है या फिर कैश क्रॉप है, वो प्रोड्यूस कर लेंगे। सेकंड इज शिफ्ट द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एक्टिविटीज़ लाइक अलाइड एक्टिविटीज़ और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डायरेक्टली। अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सो डाइवर्सिफिकेशन के 2 टाइप्स है। नाउ वी विल सी हाउ डाइवर्सिफिकेशन विल हेल्प। डाइवर्सिफिकेशन करना ही क्यों है? फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन अगर नहीं किया तो वी विल बी एट ग्रेटर रिस्क डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। अगर किसी साल बारिश ही नहीं आई और ज़मीन में से कुछ निकला ही नहीं तो खाएंगे क्या? अगर आवर सोल प्रोडक्शन और इनकम इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, बट सपोज उस साल बारिश नहीं आई और आपके पास लाइव स्टॉक है या फिर यू आर एंगेजिंग इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, तो वो तो चलेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज दे हैव बेटर प्राइस रियलाइजेशन या फिर इनकम वहाँ से अच्छे से आएगा। सो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस नहीं होगा, डिस्ट्रेस होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। दैट्स वाई डाइवर्सिफिकेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द रूरल एरियाज। वी नो दैट इंडिया में जो भी फार्मिंग है वो मोस्टली मानसून डिपेंडेंट है, एंड मानसून में हम खरीफ सीजन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है उसमें आफ्टर खरीफ सीजन द रबी सीजन बिकम्स
वैकेंट, द लैंड बिकम्स वैकेंट, उस पर कुछ प्रोड्यूस ले ही नहीं सकते क्योंकि बारिश नहीं है और पानी भी नहीं है। जहाँ पे इरिगेशन है वहाँ पे आप राबी सीजन में ले सकते हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे इरिगेशन फैसिलिटी अभी भी नहीं है। सो राबी सीजन इज़ वैकेंट, सो साल में एक ही प्रोड्यूस लेते हैं बहुत जगह पे। दैट लीड्स टू रिड्यूस इनकम ऑफ द फार्मर्स। सो अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल करके दी, तो एक साल में 2 प्रोड्यूस ले सकता है, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा। अगर डाइवर्सिफिकेशन टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर किया तो वहाँ से भी उसका इनकम बढ़ सकता है। दैट्स वाई डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट फॉर रियलाइजिंग द हायर इनकम लेवल्स ऑफ पीपल, ऑफ रूरल पीपल, एंड टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रिब्यूलेशंस। जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उतना कम पॉवर्टी रहेगा। सो डाइवर्सिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज वी कैन से livestock rearing, domestic then poultry farming, then aquaculture, then pisciculture, we can say that honey culture. apart from that non farm activities में भी हम बोल सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया या फिर फूड प्रोसेसिंग हो गया। apart from that we can say that एग्रो प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये तमिलनाडु में एक था, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये एक एनजीओ जैसा था या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल सकते हैं। उन्होंने वुमेन्स को ट्रेन किया था इन एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो इसकी वजह से क्या हो गया, 2 चीज़ें हो गई, वुमेन एग्रीकल्चर में आने लग गई, उनका पार्टिसिपेशन हो गया। सो घर में फार्मिंग का, घर में इनकम का सोर्स बढ़ गया। सेकेंडली वुमेन आ गई तो उन्होंने नए टेक्निक सीखे, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी इनोवेटिव मेथड्स सीखी, तो प्रोडक्शन बढ़ गया एग्रीकल्चर में का, और प्रोडक्शन बढ़ गया तो इनकम बढ़ गया। सो दिस ऑल लीड्स टू इंक्रीज इन द फैमिली इनकम एंड इट हेल्प द ट्रेंड वुमेन लीड्स टू मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ द वर्मी कंपोस्ट, और इसमें से मनी कमाने लग गए थे। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक अलाइड एक्टिविटी है। वर्मी कंपोस्ट एक फर्टिलाइजर जैसा काम करेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एंड दैट विल बी यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऐसे हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है या नया एक्टिविटीज़ करने हैं to diversify our sources of income. अभी जो भी डाइवर्सिफिकेशन है उसमें फर्स्ट हमने बोला था कि एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ में मोस्ट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग। जो मिक्स फार्मिंग बोलते हैं कि आपको यहाँ पे अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो यहाँ पे आप क्रॉप प्रोडक्शन भी ले रहे हो और साइड में आप लाइव स्टॉक रियरिंग भी कर रहे हो, से ऑन द सेम लैंड। सो इसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों करते हैं लोग कि जो भी फार्मिंग में से आप प्रोड्यूस कर रहे हो वही दैट कैन बिकम द फॉडर फॉर द गोट्स और द शीप्स और बफेलोज वॉट एवर यू आर रियरिंग। सो लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, and what will be the excreta of these animals that can be put into the agriculture to increase as a fertilizer to increase its productivity. So it is complementary in nature. That's why animal husbandry becomes a natural choice as a diversification source for agriculture. We can say that in India around जितने भी है 60% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, उसमें से 60% पोल्ट्री का है, 16% शिप्स एंड गोट्स है, कैटल एंड बफेलो कॉन्स्टिट्यूट 22%, and 70 million small and marginal farmers including landless laborers और women जो भी है they are involved in the agri allied activities in the livestock sector. So livestock sector का जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे कि कैसा है. So milk production in the country has increased about 10 times between 1915 to 16. ये क्यों हुआ? ऑपरेशन फ्लड, जो मैंने पहले भी बोला था कि 80 to 90s में जो ऑपरेशन फ्लड आया था थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर, वी हैव अबंडेंटली इंक्रीज्ड अवर मिल्क प्रोडक्शन एंड दैट हैज़ लेड टू सेल्फ सफिशिएंट, और हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करने लग गए, एंड आवर मिल्क प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज अबाउट 10 times बिटवीन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा. सो जो भी ऑपरेशन फ्लड है इसमें क्या था, ऑल द फार्मर्स ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस दे विल पूल देयर मिल्क अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द क्वालिटी, एंड दैट विल बी प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स थ्रू कोऑपरेटिव्स. अर्बन सेंटर्स को भी देते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे. आपने वारणा नगर का एग्जाम्पल सुना होगा. इन महाराष्ट्र देयर इज़ वन कोऑपरेटिव सेक्टर, इट इज़ अ विलेज कॉल्ड एज वारणा नगर. वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेयरी सेक्टर चलता है, एंड जो कैडबरी कंपनी है जिसका जो बोर्नविटा बनता है, दे have a contract with Varna Nagar cooperative sector, and
द बोर्नविटा प्रोडक्शन इज डन इन द वारनानगर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव बेसिस पे ऑपरेशन फ्लड लाया था. सो पहले ऑपरेशन फ्लड गुजरात में चालू हुआ था, लेकिन इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, इज ऑल स्टेट में आ गए थे. दीज आर द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. देखो ये चैप्टर वैसे बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, सब सिंपल है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो. दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट वेरी हरीडली. इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है. जहाँ पे भी कंसेप्ट रहेगी वहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, लेकिन बाकी जगह पे ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको एक बार बस उससे गो थ्रू करना है. सो दैट कोई अगर MCQ वगैरह आया या फिर जब मेंस में आंसर लिखने हैं तो आपको दिस डेटा, दिस फैक्ट्स विल बी यूटिलाइज एज अ फॉर्डर मटेरियल. सो यू विल बी सेइंग लाइक कि क्या है, मतलब इसमें तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं है. सच में कुछ नहीं है. इट्स अ प्लेन रीडिंग एक्सरसाइज. अगर कहीं पे कुछ रहा तो आई विल एक्सप्लेन दैट इन ग्रेट डिटेल, दैट इज़ फॉर श्योर. सेकंड नेचुरल चॉइस फॉर एग्रीकल्चर इन द अलाइड एक्टिविटीज़ इज फिशरीज़. बिकॉज फिशरीज से भी क्या है, हमारे पास 7,500 का कोस्ट लाइन है, 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है इंडिया को. सो मराइन फिशरीज का हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. अलॉन्ग विद दैट देयर आर मेनी रिवर्स, मेनी लेक्स, मेनी रिवुलेट्स इन इंडिया. सो वी हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर फिशरीज. अराउंड आई थिंक 65% ऑफ फिशरी प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द इंडलैंड फिशरी एंड 35% कम्स फ्रॉम द मराइन फिशरी. सो इतना ज़्यादा 7,500 का कोस्ट लाइन होने के बाद भी अराउंड सिर्फ 35% वहाँ से आता है, लेकिन 65% इंलैंड से आता है. द पोटेंशियल ऑफ इंलैंड फिशरीज इज़ मच मोर कंपेयर टू द मराइन फिशरीज. सो ये क्यों चाहिए, गवर्नमेंट में इसमें ज़्यादा फोकस किया. दैट्स वाई आवर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द बजटरी एलोकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन द फिशरीज. बॉटम ट्रॉलिंग, ऐसे जो भी टेक्नोलॉजीज थे वो इंट्रोड्यूस किए गए. उसके हिसाब से, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया इन द फिशरी सेक्टर. यही मैंने बोला, 65% फ्रॉम द इंलैंड सेक्टर एंड 35% फ्रॉम द सी एंड ओशंस, दैट इज मराइन. एंड 0.9% ऑफ द GDP इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फिशरी सेक्टर. व्हाट आर द लीडिंग स्टेट्स? तो लीडिंग स्टेट्स वही है जो कोस्ट लाइन वाले रहेंगे मेजॉरिटी. बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द मेजर्स. बट फिर भी फिशरमैन इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है. आप बोलेंगे हम पुअर ही है अभी, बिकॉज देयर इज़ रैम्पंट अंडर एम्प्लॉयमेंट. अगर तुम मच्छी पकड़ने गए हो, दिन भर आपने घूमा, तो मे बी किसी दिन आपको 100 मच्छियाँ मिल जाएंगी, किसी दिन आपको 10 ही मच्छियाँ मिलेंगी या 2 ही मच्छियाँ मिलेंगी. सो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. पूरी की पूरी फैमिली उसमें एंगेज रहती है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस कभी मिलता नहीं है. कभी ज़्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा. सो दैट्स वाई अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है, आपका एक्चुअल पोटेंशियल 1,000 रुपये कमाने का है, लेकिन आप कमा रहे हो 500 रुपये ही. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. सेकेंडली, लो पर कैपिटा अर्निंग. वही मैंने बोला कि फैमिली, कभी अगर फैमिली गई तो 10 लोगों को 10 मच्छी भी मिल सकती है, या फिर 10 लोगों को 100 मच्छी भी मिल सकती है. सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लो पर कैपिटा अर्निंग. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स. जो फिशरमैन है वो एजुकेटेड नहीं रहते, लिटरेट नहीं रहते, अदर स्किल्स नहीं रहती उनके पास, तो अदर सेक्टर को भी नहीं जा सकते. वही बोला है, लिटरेसी एंड इंडेप्टेडनेस जो भी है वो खर्चे में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज उनको लोन लेना पड़ेगा बिकॉज फॉर बाइंग दिस शिप्स एंड होर्ड्स. बट वुमेन का कैसा है बताया क्या, एग्री फिशरीज में वुमेन आर द मेजर डोमिनेटिंग फोर्स इन द प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड market. Around 60% of the workforce in export marketing and 40% in internal marketing are women. So it is a great opportunity or great sector for women जिनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, फिर सेमी स्किल्ड है, दे कैन इंगेज इन द फिशरी सेक्टर. थर्ड इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब क्या है, इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स. जिसका यूजुअली हम प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन इसका अगर प्रोडक्शन लिया तो इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और डिमांड अगर रही थी इसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रहती हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ कि इनको अगर ग्रो करना है तो बहुत ज़्यादा वी कैन से दैट बहुत ये लगता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लगेगा, पॉली हाउस लगेगा, उसमें इरिगेशन लगेगा, टेम्परेचर कंट्रोल लगेगा. सो दैट्स वाई इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. बट एट द सेम टाइम हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड nearly 1/3 of the value of agriculture output and 6% of the GDP comes from the horticulture sector. अगर
इफ़ यू आर एबल टू पुट दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द हॉर्टिकल्चर और आपने वहाँ से प्रोडक्शन निकालना सीख लिया, तो फिर आपका इनकम बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर. हॉर्टिकल्चर हैज़ बिकमिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन एग्रीकल्चर, कि अगर जितना ज़्यादा हॉर्टिकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा उतना ज़्यादा फार्मिंग प्रॉफिटेबल बनेगा. India is a leading producer in mango, banana, coconuts, cashew nuts and number of spices, and second largest producer in fruits and vegetables. Apart from that, horticulture के allied activities जो रहते हैं, flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है फॉर वुमेन इन द रूरल एरियाज. अगर वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो रूरल डेवलपमेंट होगा. दैट इज़ द मेन गोल. और लाइव स्टॉक जो नंबर है लाइव स्टॉक का वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी पर कैटल और पर एनिमल इज़ क्वाइट लो एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़. ये क्यों है? बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है, गुड ब्रीड्स नहीं है. सो इफ़ वी कैन ब्रिंग गुड टेक्नोलॉजी, गुड ब्रीड्स, we can bring good veterinary care, credit facilities for the agriculture allied activities, then that will help to increase the productivity of the agriculture, horticultural or agri allied activities. Apart from that, fishing में भी ओवर फिशिंग का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन पोल्यूशन का प्रॉब्लम है. सो दीज आर ऑल चैलेंजेस रिलेटेड टू फिशरीज. वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं है फिशरमैन के लिए, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अदर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस क्या है? Because of the boom in the IT sector, we can say that information technology has entered every domain. So वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी को ऑप्शंस है. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्री एक्सटेंशन सर्विसेज है कि कॉल सेंटर, या फिर वी कैन से दैट रिसर्च इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स को अवेयरनेस देना अबाउट वेदर. ये सारी जो IT सेक्टर्स है दैट कैन हेल्प, दैट कैन बी अदर लाइवलीहुड ऑप्शंस इन द रूरल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो कंसेप्ट है, जो भी हम आज खर्च कर रहे हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम जो आज यूज़ कर रहे हैं, वो हमें ऐसे यूज़ करने हैं कि हमें भी सफिशेंटली रहेंगे, लेकिन वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फ्यूचर जनरेशन. जो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स है उनको हम ध्यान में रखते हुए आज यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कि उनके जो भी नीड्स है वो कम नहीं होंगे, उनको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े. So that is what is sustainable development. ये इस पर एक पूरा चैप्टर है, that we will look in next chapter और next lecture. लेकिन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब अभी हम जो फार्मिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग ये है कि कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालना है, पेस्टिसाइड नहीं डालना है. जो भी ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स है या फिर ऑर्गेनिक जो भी वहाँ के एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होगा वही एग्रीकल्चर में एज ए इनिशियल इनपुट करके यूज़ करना है. कोई ज़्यादा केमिकल्स नहीं यूज़ करना है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. एफर्ट्स इन इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली एंड आर इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टेक्निक यूज़ करके जो फार्मिंग करते हैं उसे एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ अभी उनके फूड सिस्टम को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर ला रहे हैं, उसको लेबल करते हुए ग्रीन स्टेटस देते हैं. और बट प्रॉब्लम है कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस रहता है उसकी हायर प्राइस रहती है, अराउंड 10 to 100% हायर प्राइस रहती है. ऑब्वियसली उसका अगर प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस ज़्यादा ही रहेगी. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर कॉस्टलियर it means a substitute for costlier agriculture inputs such as high yield varieties, chemical fertilizers. जो भी locally produce मिलेगा organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on investment. जो भी locally available रहेगा वही यूज़ करेंगे, वही manure, वही जो भी पत्ते फूल है उसको ही डालेंगे एज अ manure. सो इनिशियल इनपुट कॉस्ट कम रहेगा और प्रोडक्शन अच्छे से मिलेगा, सो प्रॉफिट बढ़ेगा. और एक्सपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा चांसेस है बिकॉज आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंडिया में भी अभी डिमांड किकअप कर रही है. और ऑल्सो रिपोर्ट्स हैज ऑल्सो शोन दैट कि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू दैन द केमिकल फार्मिंग.
इसको एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा मैन्युअली करना पड़ता है, दैट्स वाई लेबर इंटेंसिव है। और इंडिया में लेबर की तो कमी नहीं है, हमारे पास इतने ज़्यादा पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट्स वाई वी कैन से दैट organic farming can become an good option for engaging the people in the agriculture sector. Secondly, ऑर्गेनिक फैक्टर के लिए अवेयर जो लैक्यूनेस क्या है, हमें अवेयरनेस और विलिंगनेस चाहिए फार्मर्स के उससे। सेकंड इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, मार्केट में अगर लेके गए तो बहुत ज़्यादा, अगर नॉन ऑर्गेनिक जो भी प्रोड्यूस है वो 10 रुपये में मिल रहा है और ऑर्गेनिक 20 रुपये में मिल रहा है, तो कोई भी नॉन ऑर्गेनिक लेगा, बिकॉज इंडियन मिडिल इनकम पॉपुलेशन इज स्टिल प्राइस ओरिएंटेड रादर दैन द क्वालिटी ओरिएंटेड। हमारी इतनी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि हम प्राइस को नहीं देखेंगे, क्वालिटी को देखेंगे। आज भी लोग देखते हैं कि कितने पैसे में क्या मिल रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न। वन केस स्टडी इज़ गिवन, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कॉटन इन महाराष्ट्र। इसमें एक जेंटलमैन का नाम बोला है, किशन मेहता। उन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था कि हमें ऑर्गेनिकली कॉटन प्रोड्यूस करना है, बट सब ने तब बोला था इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिकली देन शुड इंडिया विल गो नेकेड, डू यू वांट इंडिया टू गो नेकेड, ये उन्होंने तब बोला था। बिकॉज उनका कहना था कि अगर ऑर्गेनिकली हम कॉटन प्रोड्यूस करेंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहेगा एंड इट विल नॉट हेल्प द सप्लाई ऑफ कॉटन टू ऑल द इंडिविजुअल्स और ऑल द सिटीजन्स एंड वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट कॉटन एज वेल। बट उन्होंने करके दिखाया था। अराउंड 78% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स होइंग लेस दैन 0.8% हेक्टर। और उन्होंने किया था कि एग्रीको कंपनी के अंडर देखा था कि जो भी ऑर्गेनिक कॉटन बन रहा था वो उतनी अच्छी क्वालिटी का बन रहा था एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। सो उन्होंने यही बोला था कि स्टार्ट में कि इट विल टेक सम टाइम बट वी शुड मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक कॉटन कल्टिवेशन सो दैट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स विल बी रिड्यूस्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है तो वी नीड एग्रीकल्चर पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट विल प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। द यील्ड्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस दैन द मॉडर्न फार्मिंग इन द इनिशियल ईयर्स। हमने देखा है कि हाई यील्ड वेराइटीज़ यूज़ करते हैं हम, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, अलॉन्ग विद दैट इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इरीगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उससे जो मॉडर्न टेक्निक्स है उससे प्रोडक्शन अच्छे से आता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी यूज़ ऑल द लोकली अवेलेबल मटेरियल, सो इनिशियल ईयर में प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है। लेकिन इफ़ वी किक अप द प्रोडक्शन इन द लेटर पार्ट then that will become more profitable than the modern techniques. So initial phase में government needs to support the modern organic farmers, but in the later stage they can become more sustainable. और ऐसा बोला जाता है कि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनेगा उसका साइज शेप अच्छा नहीं रहेगा, उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम रहेगा, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स नहीं रहते हैं। दैट्स वाई उनके ऊपर ब्लेमिशेस रहेंगे, शॉर्टर शेल्फ लाइफ रहेगा। लेकिन जो भी हाई यील्ड वेराइटीज़ रहेंगी या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ रहेंगी उसमें यूनिफॉर्म साइज़ के, हम देखते हैं कि मार्केट में अगर जाएंगे हम तो टोमेटोज जो है उसका एक यूनिफॉर्म शेप में देखते हैं, बट दे आर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाले हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट किया रहता है। और वही अगर ऑर्गेनिक देखा जाएगा तो ऑर्गेनिक का किसी का कोई टोमेटो बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा, कोई बहुत बड़ा रहेगा, किसी का शेप डिफरेंट शेप्स में रहेंगे। सो जो भी कंज्यूमर है उनको अपील नहीं करता है इतना अच्छे से। अगर किसी को यूनिफॉर्म शाइनी देखा, कोई एप्पल दिखा तो दे विल परचेज दैट। और दूसरा अगर एप्पल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस है, बहुत ज़्यादा उस पर अलग अलग शेड्स है, तो पीपल विल थिंक दैट ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग का वही एक ड्रॉबैक है कि विजिबली वो अच्छा नहीं लगता है, नेकेड आइज को अच्छे से नहीं दिखता है। बट अगर इफ़ वी कैन कम सम टेक्नोलॉजी इन दैट कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी एक यूनिफॉर्म प्रोड्यूस बना सकते हैं, सो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज एंड इट विल किक अप द मार्केट। बिकॉज आउट ऑफ इंडिया इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंडिया में भी अभी डिमांड किकअप कर रही है। दैट्स वाई गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विथ सम एग्रीकल्चर पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। वी नो सिक्किम इज़ द स्टेट, सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है आज की कंडीशन में। जितना भी एग्रीकल्चर सिक्किम में हो रहा है टोटली 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। सो दिस वाज लेक्चर अबाउट रूरल डेवलपमेंट। हमने देखा कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। सो रूरल डेवलपमेंट क्यों करना है? बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल एंड थ्रू ह्यूमन कैपिटल वी कैन गो टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो इसमें हमें क्या करना था? सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन करना था प्रोडक्शन सिस्टम का। एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड नहीं रह सकते बिकॉज एग्रीकल्चर टोटली मानसून डिपेंडेंट है, इरेटिक नेचर का है, और अगर कुछ भी एग्रीकल्चर में फेलियर आ गया तो फेमाइंस आ सकते हैं।
सो इसके लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे, एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ ला सकते हैं। सो उसमें हमने देखा एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री, देन फिशरीज, देन उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन अल्टरनेट वेज में क्या क्या देख सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर सर्विस सेक्टर। सो दैट इनकम हमें कम नहीं करना है, हमें इनकम्स के डिफरेंट सोर्सेस लाने हैं, सो दैट टोटल इनकम ऑफ द फैमिली विल बी इंक्रीज। हमें वुमेंस को भी लाना है एग्रीकल्चर में, और इसके थ्रू दिस more per capita income we can develop the standard of living of rural people, and that will in turn turn into rural development, which is the goal of our planning commission as well as Niti Aayog. So that is what in this lecture. In the next lecture we will start about the concept of sustainable development, which we have left here. यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट है, ये हमने बोला है कि एक टोटल लेक्चर ही इस पे रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो हम उस लेक्चर में देखेंगे. So thank you all. This was it. We will meet in next lecture.